लेकिन पहले बात बैटल ऑफ गलवान की। फिल्म का भी ट्रेलर ही सामने आया है और चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी है। बैटल ऑफ गलवान। आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसमें भारतीय शूरवीरों का शौर्य है, उनके पराक्रम की गाथा है, दुर्गम पहाड़ों पर भारत के रणभाकुरों का जौहर है और जिनपिंग का डर है। यह सब जब एक फिल्म से दुनिया के सामने आ रहा है तो सोचिए क्या होगा। इस फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान। चीन को सलमान खान की इस फिल्म से तकलीफ हो गई है। बॉर्डर पर मात खाने के बाद अब इस फिल्म की कहानी चीन को चुभ रही है। जरा सोचिए, यह फिल्म अभी रिलीज तक नहीं हुई लेकिन चीन को दर्द होने लगा। सीमा पर गोली नहीं चली लेकिन सच की आवाज ने बीजिंग की नींद उड़ा दी। मजे की बात तो यह है कि बैटल ऑफ गलवान का अभी पूरा ट्रेलर तक नहीं आया है, मगर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स रोने लगा है। एक फिल्म से बीजिंग में जबरदस्त हलचल है या फिर खौफ। और चीन को याद आ गया 5 वर्ष पुराना गलवान का असली बैटल, जब भारतीय सैनिकों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स कहता है फिल्म चाहे कितनी भी नाटकीय हो, देश की सीमा पर असर नहीं डाल सकती। सोचिए जरा, अगर ऐसा है तो चीन ने यह आर्टिकल क्यों लिखा? अगर असर नहीं है तो सरकारी अखबार को मैदान में क्यों उतरना पड़ा? चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट ने बयान दिया है कि भारत फिल्मों के जरिए राष्ट्रवाद भड़काता है। ऐसे में हम सवाल करेंगे कि जब भारत सच दिखाए तो क्या उसे प्रोपेगेंडा कहा जाएगा, और जब चीन झूठ बोले तो आधिकारिक बयान कहलाएगा? उससे भी बड़ी बात, जब पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को बुलाकर अपनी वॉर ड्रिल को कोरियोग्राफ कराती है तो क्या वो सच होता है? चीन का दावा है कि भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में उसके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए थे। अगर ऐसा है तो दुनिया चीन के इस दावे पर क्यों हंस रही है? सोचिए, क्यों वो हमने आपको इसी चैनल पर लिस्ट दिखाई थी जिसमें कितने सैनिक मारे गए उनके नाम तक थे, ग्रेवयार्ड में कहां दफनाया गया उसकी डिटेल भी थी। क्या चीन को इस बात से डर है कि फिल्म में भारतीय सैनिक लोहे के डंडे और रॉड से चीनी सैनिकों की पिटाई करते दिखेंगे? गलवान झड़प की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि उस रात गोलियां नहीं चली, लड़ाई हाथों से, डंडों से, रॉड से हुई। अब सोचिए, अगर फिल्म में दिखाया गया है कि भारतीय सैनिक सीमित संसाधनों के बावजूद डटे रहे, बल्कि सच्चाई यह है कि उनके पास क्लियर कट ये मैसेज था, गोली का जवाब गोली से देंगे, लेकिन अगर हाथ उठाओगे तो उसका जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। आमने सामने की लड़ाई में हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे और चीनी सैनिकों को मजबूर होना पड़ा। तो इससे चीनी सैनिकों को की खोखली बहादुरी क्या दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगी, इस बात का डर है वहां पर। अब देखते हैं कि क्यों दुनिया चीन के दावों पर हंस रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक एक फैक्ट देखिएगा। भारत ने चीनी सैनिकों से झड़प के बाद ही दावा कर दिया था कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया गया। रूस की एजेंसी ने दावा किया कि चीन के 45 सैनिक मारे गए। अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया कि चीन के 60 सैनिक मारे गए। खुद चीन के सोशल मीडिया पर दावे किए गए कि चीन के 39 सैनिक मारे गए। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट द क्लैक्सन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहती है कि चीन के 38 सैनिक मारे गए, जबकि अमेरिकी अखबार न्यूज वीक की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के 60 सैनिक मारे गए। मतलब यह कि किसी को भी चीन की किसी भी बात पर यकीन नहीं है और चीन को इस बात का खौफ है कि फिल्म बैटल ऑफ गलवान से भारतीय वीरों की शौर्य गाथा बच्चे बच्चे की जुबान पर होगी। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर चीन को जो इतना चुभ रहा है तो उसकी वजह भी समझ लेते हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स डरे हुए हैं कि कहीं फिल्म में चीनी सैनिकों को डंडे से मार खाता ना दिखाया जाए, जैसा सलमान के हाथों में नजर भी आ रहा है। कहीं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भारतीय सैनिकों के हाथों पिटते हुए नजर ना आ जाएं। कहीं फिल्म में चीनी सैनिकों को भारत की पिटाई से लहूलुहान ना दिखाया जाए। फिल्म में कहीं कोई ऐसा सीन ना हो जिसमें पीएलए के सैनिक भारतीय सैनिकों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं।
और कहीं ये ना दिखाया गया हो कि फिल्म में चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। इसीलिए सलमान खान के हाथों में डंडा देखकर ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स और चीन के प्रोपेगेंडाधारियों ने झूठ का भौपू बजाना शुरू कर दिया है। लेकिन बैटल ऑफ गलवान के टीजर से चीन के तड़पने की लिस्ट बहुत लंबी है। असल में जिनपिंग और उनकी टीम को यह अंदाजा हो गया है कि जो सच छिपाने की उन्होंने पूरी कोशिश की वो पूरी दुनिया में बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा, क्योंकि चीन आज भी गलवान में अपने सैनिकों की मौत कबूल नहीं करता है। सच यही है कि गलवान की झड़प में चीन के सैनिक भी बड़ी संख्या में मारे गए थे। जिनपिंग को यह भी डर होगा कि गलवान में चीनी सैनिकों के विश्वासघात का सच दुनिया जान जाएगी। साथ ही चीन की कूटनीति और धूर्त नीति में कितना फर्क है ये सामने आ जाएगा। इसीलिए अभी से जिनपिंग ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया है, जिसने बैटल ऑफ गलवान के खिलाफ एजेंडे की गोलियां चलानी शुरू कर दी है। चाइना को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। जो सलमान खान की फिल्म आई है वो रियल में दिखाया गया है कि गलवान में क्या होता है और क्या होने वाला है। फिल्म भारत में बनी है, दुख चाइना को हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जो यहाँ के पप्पू हैं कांग्रेस के, उन्होंने चाइना के कान में कुछ भर दिया है कि गलवान में गलत हो रहा, क्योंकि वो पहले से भी सपोर्ट करते आए हैं। कांग्रेस हो या दूसरी कई पार्टी हैं जो चाइना के हक में बात करती है, वो उसी को देखते हुए चाइना ये आवाज़ उठाई। जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसका महत्व देखिए कि चीन भी समझता है कि भारत के सिनेमा का असर पूरे दुनिया में पड़ेगा, इसलिए चीन इस पर टिप्पणी कर रहा है। दूसरी बात, चीन को मेरे अनुसार उनका सुझाव है कि वो वास्तविकता पे ध्यान दे और एक्चुअल जो है भारत से रिश्ते सुधारने पे ध्यान दे, बातचीत के रास्ते पे आए और जो है इस प्रकार की सिनेमा के ऊपर टिप्पणी ना करे। ये तो चीन की राजनीति रही है, हमेशा हमारे देश के, भारत के विरोध की रही है। चीन हमारे देश में अपना सामान तो बेचना चाहता है, लेकिन हमारे देश को समृद्ध नहीं देख सकता। तो सलमान खान एक अभिनेता है, उन्होंने अपनी एक फिल्म के माध्यम से जो सच्चाई अगर दिखानी चाहिए, फिल्म तो 2026 में रिलीज होगी, लेकिन अभी से चीन में एक प्रकार से डरे हुए हैं लोग कि भारत सच्चाई न दिखा दे। गलवान को लेकर चीन ने कई बार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। वो 1000 झूठ बोल चुका है, लेकिन आज चीन का ये झूठ एक्सपोज हो जाएगा। गलवान इस नाम के साथ जब 15 जून 2020 की तारीख जुड़ जाती है तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और शी जिनपिंग के होंठ सिल जाते हैं। शरीर में कंपन होने लगती। वो इसलिए क्योंकि गलवान का सच चीन के लिए इतना ही खौफनाक। 15 जून की रात को यही हुआ। चीन के सैनिकों पर हड्डी तोड़ प्रहार। ये वो घड़ी थी जब जिनपिंग के बुजदिल सैनिकों को हमारी सरहद में घुसने पर सबक सिखाया गया। ड्रैगन की नस्लों को सदियों तक ना भूलने वाली सजा मिली थी। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जिसके एक एक फ्रेम में हमारे जांबाजों का शौर्य। हमारे जवान अपनी सरहद में थे, लेकिन गलवान के दूसरी तरफ चीनी सैनिकों की मती मारी गई। चीनी सैनिक विरोध करते हुए हमारे जवानों की तरफ बढ़े। हमारे जवानों ने रोकने की कोशिश की। चीनी कम तादाद में थे, इसलिए उस वक्त तो बातचीत से मान गए, लेकिन रात को चीनी सैनिकों ने अपने बाकी साथियों को बुला लिया। हमारे जवानों ने विरोध किया तो चीनी सैनिक हाथापाई पर उतर आए और उसके बाद रात के घुप अंधेरे में गलवान के किनारे जो हुआ वो चीन की शर्मनाक शिकस्त के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। गलवान घाटी में हुई लड़ाई के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने सैनिकों की लाशें गिनते गिनते थक गए और आखिर 8 महीने में उनकी गिनती 4 तक ही पहुंची और एक को घायल बताया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ये 5 जवान पीएलए की शिनजियांग सेना कमान का रेजिमेंटल कमांडर क्वी फपाओ और उसकी टुकड़ी में तैनात सिपाही चेन होंगजुन, शियाओ सियून, चेन जियांगरांग। चीन ने बताया कि ये 4 सैनिक मारे गए, जबकि वांग झुरान घायल हो गए। इन सभी को चीन ने गलवान का शूरवीर मानकर सम्मानित किया, लेकिन चीन का सच दुनिया के सामने आ ही गया। इन तस्वीरों को देखिए। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ये उन चीनी सैनिकों की कब्र है जो गलवान झड़प के दौरान मारे गए थे। ये तस्वीरें हर चीनी मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल। गौर करने वाली बात है कि यहाँ सिर्फ 4 कब्र नहीं है, यहाँ 35 सैनिकों की कब्र है। और अब चीन आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान से घबरा गया है।
चीन इस सच को नहीं पचा पा रहा कि एक बार फिर दुनिया को पता चलेगा कि आखिर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का संहार कैसे किया। कहीं चीन को इस बात का डर तो नहीं है कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग चीन में बहुत ज्यादा है? बजरंगी भाईजान वहां पर सुपर हिट हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लग रहा है कि वीपीएन पर या कैसे भी करके लोग ये फिल्म देख लें चीन की और उनको पता लग जाए कि अरे शी तो छीछी कर रहे थे, बहुत गलत बात कर रहे थे। दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, बजरंगी भाईजान और हिंदी मीडियम जैसी फिल्में चीन में काफी चली हैं। आप भी देखिए चीन में भारतीय फिल्मों ने कितना बिजनेस किया। देखिए आमिर खान की फिल्म दंगल ने पूरी दुनिया में कमाए 2070 करोड़ रुपए, जबकि सिर्फ चीन में इस फिल्म की कमाई जो थी वो थी 13,005 करोड़ रुपए। 1305 करोड़ रुपए। आई स्टैंड करेक्टेड। यानी भारत से भी ज्यादा दंगल ने फिल्म ने चीन में पैसे कमाए। सीक्रेट सुपरस्टार का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 912 करोड़ रुपए, जबकि चीन में इस फिल्म ने 757 करोड़ रुपए कमाए। यानी यहां भी भारत से ज्यादा इस फिल्म ने चीन में कमाई की है। आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था करीब 442 करोड़ रुपए, जबकि चीन में इस फिल्म ने 333 करोड़ रुपए की कमाई की। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने पूरी दुनिया में कमाए 921 करोड़ रुपए, जबकि चीन में इस फिल्म ने 296 करोड़ रुपए की कमाई की। इरफान खान की फिल्म हिंदी मीडियम का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 334 करोड़ रुपए, जबकि सिर्फ चीन में इस फिल्म ने 220 करोड़ रुपए की कमाई की। अब सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन भयभीत है। देखना होगा कि वो चीन में इस फिल्म की रिलीज की इजाजत देता भी है या नहीं। ताइवान वाला खौफ देखते हैं। वैसे तो ताइवान एक छोटा सा देश है और शक्ति के मामले में चीन के सामने वो कहीं नहीं टिकता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से चीन भी उससे खौफजदा है। पहला, सेमीकंडक्टर चिप, जिसके उत्पादन में ताइवान दुनिया के अग्रणी देशों में एक है, और अगर चीन ने हमला किया तो इससे चीन का भी नुकसान होगा और दुनिया का भी नुकसान होगा। दूसरा है ताइवान स्ट्रेट, जहां से दुनिया का अरबों का बिजनेस होता है और हर घंटे कई जहाज वहां से निकलते हैं। ताइवान स्ट्रेट ताइवान ब्लॉक कर सकता है अगर हमला किया। और तीसरा है ताइवान के सिर पर अमेरिका का हाथ, क्योंकि नॉन नेटो कंट्री होने के बाद भी ताइवान और अमेरिका में कई साल पहले एक डील हुई है जिसके तहत ताइवान की रक्षा हमेशा अमेरिका करेगा। जब तक अमेरिका का आशीर्वाद ताइवान के सिर पर है तब तक चीन उसका कुछ बिगाड़ पाए ऐसा संभव नहीं है। 2 दिन से चीन ने ताइवान को घेरा हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हुई है कि वो ताइवान के ऊपर हमला करने की कोई सोच भी रख पाए। ताइवान के खिलाफ चीन का वॉर गेम शुरू हो चुका है। सोमवार को उसने ताइवान को चारों ओर से घेरकर जबरदस्त युद्धाभ्यास किया और आज एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने ताइवान की तरफ रॉकेट दागे। ड्रिल के दूसरे दिन करीब 8 घंटे तक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास लाइव फायर अभ्यास किया। आसमान में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और H-6 के बॉम्बर गरजते रहे, जबकि समंदर में टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पूरी ताकत के साथ तैनात दिखे। ताइवान की तरफ से बयान जारी किया गया कि चीन के 7 रॉकेट उस जल क्षेत्र में गिरे जिस पर चीन ने जबरन कब्जा किया हुआ है। सोमवार को चीन का मेन फोकस हथियारों की ताकत दिखाने पर था, लेकिन आज उसने अपना पूरा ध्यान ताइवान को घेरने की रणनीति यानी टोटल ब्लॉकेड करने पर लगाया। इसके लिए हवाई और समुद्री रास्ते से ताइवान की नाकेबंदी का अभ्यास किया गया। इस वक्त ताइवान के चारों ओर चीन के जंगी जहाज तैनात हैं और ताइवान पूरी तरह उनकी रेंज में है। यह पहला मौका है जब चीन ने ताइवान को इस तरीके से घेरकर अभ्यास किया। इससे पहले 2022 से 2024 तक वो ताइवान के उत्तरी इलाके में अभ्यास किया करता था, लेकिन इस बार उसने ताइवान के चारों तरफ 6 इलाकों को अभ्यास के लिए चुना। आपको बता दें कि जस्टिस मिशन 2025 नाम से शुरू हुई चीन की ये ड्रिल अमेरिका के उस फैसले के बाद शुरू हुई जिसमें ट्रंप ने ताइवान को $11 अरब के हथियार देने का ऐलान किया था। समंदर में चीन के युद्धपोत तैनात हैं, तो आसमान में उसके लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। इसके अलावा उसकी पनडुब्बियां भी समंदर की गहराई में घात लगाकर बैठी है। ताइवान भी खामोश नहीं बैठा है। अमेरिका के आशीर्वाद से उसने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट मोड में ला दिया है।
ताइवान की सड़कों पर फौजी बूटों की धमक और टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। चीन दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, चीन अपनी हद से आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं और बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की, जहां 2026 के चुनावी युद्ध के किरदार महाभारत की तर्ज पर तय किए जा रहे हैं। महाभारत की तर्ज पर बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। इस बयान युद्ध में एक तरफ थे गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बैटल ऑफ बंगाल से आज के कई कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं। अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों वाला सियासी ब्रह्मास्त्र चला दिया है। जवाब में ममता बनर्जी ने दुर्योधन, दुशासन और शकुनी वाला किरदार तय कर दिया। कुल मिलाकर दोनों तरफ से 2026 के विधानसभा चुनाव का पहला विस्फोटक ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अमित शाह कल बंगाल पहुंचे और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ममता आज बांकुरा में रैली कर रही थी। वहां से उन्होंने भी अमित शाह के हमले का भरपूर जवाब दिया है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ रोक नहीं पा रही है। ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि अगर घुसपैठ बंगाल में हो रही है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ममता बनर्जी ने इसका जवाब काफी तीखे अंदाज में दिया है और कहा है कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। कुल मिलाकर आज अमित शाह और ममता बनर्जी का राजनीतिक मूड काफी हमलावर था। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন দু চোখে देखले ही आतंक होवे। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बड़ बड़ कथा, मिथ्ये कथा, बांग्लाয় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। এসআইআর এর নাম করে গরিব সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে। বলতে পারেন সাধারণ মানুষ আমায় উন্নয়নের কথা, উন্নয়নের পাঁচালী দেখে নেবেন। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है। मामला इतने पर नहीं रुका। अमित शाह ने ममता बनर्जी से कुछ तीखे सवाल भी किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वो सरकार आपकी नहीं है जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। उनका दूसरा सवाल था कि घुसपैठिया गांव में घुसते हैं तो उस पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। अमित शाह ने यह भी पूछा कि आपकी सरकार क्या कर रही है, घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेज रही है, बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा के बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं हो रही है। अमित शाह ने घुसपैठ पर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। ममता भी अपने जवाब में सिर्फ अमित शाह और बीजेपी को ही टारगेट नहीं कर रही, बल्कि चुनाव आयोग पर भी उन्होंने ठीक ठाक हमला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है, यानी बंगाल चुनाव में घुसपैठ और एसआईआर बड़ा मुद्दा रहने वाला है। আর এবার করছে এসআইআর। এত মানুষের মৃত্যু, এখনো পর্যন্ত 58 থেকে 60 জন মানুষ মারা গেছে। আমরা লড়বো, মরবো, কিন্তু মাথা বিকিয়ে দেব না। এটা মাথায় রাখতে হবে।
মাথা উঁচু করে চলতে হবে। গুলি করে মেরে দাও না, সব শান্তি হয়ে যাবে, তাও হবে না। আমি যা তৈরি করে রেখেছি না, ফাটাফাটি। এবারকার খেলার নাম হবে ফাটাফাটি। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। ममता जी के पास से और कोई अपेक्षा रख नहीं सकते। उनके खिलाफ जजमेंट आएगा तो जुडिशरी बीजेपी की है, इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया हटाएगा, एसआईआर लाएगा तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। वो हारने के बाद शायद ऐसा कही कि मेरे कार्यकर्ता ही बीजेपी में चले गए। 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी दिलचस्प था। तब टक्कर करीबी मानी जा रही थी। हालांकि आखिरी नतीजों में टीएमसी बीजेपी से काफी आंखें निकल गई, लेकिन इस बार एसआईआर को लेकर माहौल थोड़ा बदला बदला सा है। ऐसा क्यों है, इसे आंकड़ों से समझते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीट है। 2021 में टीएमसी को 215 सीटें मिली, बीजेपी 77 पर रह गई। दोनों दलों के बीच 138 सीटों का बड़ा अंतर था। वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी को 48.02% और बीजेपी को 38.15%, यानी टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 10% का फर्क था। उस साल टीएमसी को 2,89,68,281 वोट मिले और बीजेपी को 2,29,05,474 वोट, यानी दोनों में करीब 60,62,807 वोटों का फर्क था। एसआईआर के बाद बंगाल में 58 लाख वोटरों के नाम हट गए। यही आंकड़ा सियासी तनाव की वजह है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर नाम काटे, जबकि बीजेपी से रूटीन प्रक्रिया बताते हुए उम्मीद जता रही है कि घुसपैठिए इससे बाहर हुए होंगे। इन्हीं आंकड़ों में बीजेपी बंगाल में अपने लिए उम्मीद की किरण देख रही है और ममता बनर्जी थोड़ी परेशान दिख रही हैं। फिक्र में अब आपको देश के नए साल को मनाने का नया ट्रेंड दिखाते हैं, जो धीरे धीरे थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है। रात में पार्टी और सुबह मंदिर। इसमें आपको विशेष तौर पर कुछ युवाओं में एक विचार परिवर्तन नजर आएगा। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नया साल मनाने के लिए पहाड़ों पर गए। इससे पहाड़ों पर चक्का जाम वाली स्थिति कई सालों से चली आ रही है, इस बार भी है। इसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन इस बार देश में सिर्फ पहाड़ों के भक्त ही नहीं हैं, बल्कि भगवान के वो भक्त भी हैं जो नए साल पर मंदिर दर्शन का प्रण लेकर अलग अलग मंदिरों में पहुंचे हैं। इसकी कुछ अद्भुत तस्वीरें अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे शहरों से आई हैं। पहाड़ों पर नया साल मनाने गए लोगों में बर्फबारी देखने का उत्साह है, लेकिन नए साल के मौके पर मंदिर में पहुंचे लोग आध्यात्मिक उत्साह से भरे हुए हैं। नए साल के आगमन के साथ पार्टी प्रेमियों में जोश तेज है, लेकिन देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे इन लोगों में श्रद्धा और आस्था का रक्त संचार है। हालांकि आप भी नए साल पर किसी मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ अपडेट है वो देख लीजिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्थिति ऐसी है कि भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। इस भीड़ को देखते हुए बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक रोक लगा दी गई। खबरों के अनुसार वाराणसी में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस सब कुछ फुल हो चुके, जबकि दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर में भी नए साल पर दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। प्रभु राम के दर्शन के लिए भक्तों को 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। अयोध्या के भी ज्यादातर होटल और धर्मशाला भर चुके हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर भक्तों की हालत सबसे भयंकर है। यहां भी 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है और वो गलियां बड़ी पतली हैं। दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे का इंतजार तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है जिसमें सुरक्षा वाले वो भी परेशान है। श्रद्धालुओं से मंदिर प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है। 5 जनवरी के बाद ही बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आ पाएं, यह अपील की जा रही है। इसके अलावा मिर्जापुर के विंध्याचल धाम से सीकर के खाटू श्याम मंदिर तक भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। मनोकामना का ऐसा अंबार लग गया है कि ईश्वर के दरबार में भी जाम जैसी स्थिति हो गई।
देखेंगे कि हनुमान मंदिर के ठीक बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में जो लाइन है वो लगी हुई है। घना कोहरा है, तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। इसके बावजूद सुबह से ही मंदिर के बाहर तक आप देखेंगे काफी दूर तक लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। और बस सबका मनोकामना, सबका नववर्ष शुभमय हो। आप भी खुश रहें, हम लोग सभी लोग खुश रहें। बस हर परेशानी इस साल को ही अपने साथ पीछे छोड़ते गए, आने वाला साल में सबके लिए मंगलमय। यह है बांके बिहारी मंदिर के बाहर की तस्वीरें जो कि श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। ये है बांके बिहारी के भक्त सुबह से अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कैसा लग रहा दर्शन करके? अभी तो कॉरिडोर भी बन गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ थोड़ा सा तो था, बट हो गया आराम से। यहाँ पे विंध्यवासिनी मां का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। नव वर्ष में आवश्यक जो पुलिस प्रबंध है, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको लगाया गया है और दर्शन सुगमता पूर्वक होता रहे, इसके लिए जब भारी भीड़ होती है तो उसमें चरण स्पर्श दर्शन को बंद किया जाता है। मैं यूएसए में रहती हूँ और वहाँ पर काम करती हूँ और काशी आई थी नए साल के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने और बहुत ही सुंदर है काशी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बाबा का बुलावा था और इच्छा था कि नया साल एक बाबा के दरबार से चालू हो और मंदिर से चालू हो। इसी वजह से अब हालत ऐसी हो चुकी है कि मनाली, धर्मशाला, शिमला और मसूरी जैसे पहाड़ों पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त मनाली में तमाम हिल्स और स्नो पॉइंट्स पर टूरिस्ट स्लाइड हो गया है। रोहतांग के रास्ते में आने वाले पॉइंट्स पर सिर्फ पर्यटकों का अंबार नहीं बल्कि अव्यवस्था का पहाड़ भी खड़ा है। मनाली के ग्रामफू और कोकसर स्नो पॉइंट्स पर भी हालत खराब है। इस पर भी आपको एक रिपोर्टरी जरूर देखनी चाहिए। सड़क किनारे जो पार्किंग की दिक्कत है उसको देखिए कि कैसे गाड़ियां लगाने में पहाड़ों पर इस वक्त मशक्कत करनी पड़ती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मनाली से करीब 20 किलोमीटर ऊपर ग्रामफू स्नो पॉइंट है और यहां पर लोग आते हैं रोमांच के लिए, घूमने के लिए, बर्फ देखने के लिए। आप समस्या की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पहाड़ियों पर कोई पार्किंग की ऐसी व्यवस्था होती नहीं है, इसी वजह से लोग सड़क किनारे गाड़ियां लगा देते हैं और कंजेशन काफ़ी हो जाता है, तंग सड़कें हो जाती हैं। ऐसे में जिस हिसाब से हम लोग आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, उस हिसाब से यहाँ पे स्नोफॉल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है वो तो पहाड़ियों के एकदम चोटी पे दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। गाड़ी पार्क हो रहा है, 2-3 किलोमीटर लंबा पार्किंग हो रहा है। पार्किंग की दिक्कत है जी, बहुत पार्किंग का दिक्कत है। आए थे स्नोफॉल के चक्कर में, सर बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है यहाँ पर। इतनी दूर आए और आके भी पछता रहा है। जिंदगी खराब। मैं इस वक्त अटल टनल पर मौजूद हूँ और यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो दूसरी तरफ रोहतांग की तरफ जा रही हैं, जहाँ पर ऊंची चोटियों पर लोग बर्फ देखने के लिए जाते हैं। और आप देखिए लगातार अटल टनल से जो वाहन है वो आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाना चाहूंगा पीछे वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर दिखाई देगी। कार्निवाल का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और शिमला जो है पैक्ड है बिल्कुल। होटल और सारे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। अब आपको सीधे प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां माघ मेले की शुरुआत से पहले कुछ साधु संत नाराज दिख रहे हैं। बीते रोज इन संतों ने मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। उफ, ये अरे बाप रे बाप, ये देखिए जरा तस्वीरें देख रहे हैं आप। जरा एक बार फुल फ्रेम पे तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के हालात तब्दील हो गए। देखिए जरा यहाँ पर ये तस्वीरें उसी हंगामे की हैं। कैसे एक नाराज साधु एक सरकारी गाड़ी के आगे आकर लेट गए। उस साधु के कुछ और समर्थक ने भी वहां हंगामा काट दिया। बाद में प्रशासन के समझाने पर किसी तरह इनका गुस्सा शांत हुआ है। इससे पहले जिस हॉल में मीटिंग चल रही थी वहां भी खूब जबरदस्त हंगामा हुआ। ये देखिए जरा, इन संतों ने माघ मेले की खामियों पर खासी नाराजगी जताई और वेंडर्स पर मनमानी का आरोप लगाया। नाराज संतों ने मेला प्रशासन पर वेंडर्स के साथ मिली भगत का आरोप भी लगा दिया है और कहा है कि वेंडर्स की मनमानी की वजह से कई साधु संत ठंड में ही रात बिताने के लिए मजबूर हैं। 27 तारीख के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने लिखा था, किसी एक की सत्ता का अहंकार, अभिमान सच्चे साधु संतों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता है। कुंभ और माघ मेले की यह स्वस्थ परंपरा रही है कि इस पुण्य कार्य के लिए के आयोजन के लिए अधिकारी गण पूज्य साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कलयुग के वर्तमान भाजपा राज में
हालात ये हो गए हैं कि साधु संतों को अधिकारियों के आगे जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, वो भी किसी व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्मार्थ कार्य हेतु। इसका जवाब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। केशव प्रसाद मौर्य माघ मेले के कार्यों का निरीक्षण करने प्रयागराज पहुंचे और वहां उन्होंने अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के शासनकाल में माघ मेले के लिए 30 करोड़ का बजट स्वीकृत होता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार ने इस बजट को बढ़ाकर 3 गुना से ज्यादा कर दिया है, यानी 100 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि 3 जनवरी से प्रयागराज में माघ मेला शुरू होना है, लेकिन उस पर सियासी फाइट और संतों की नाराजगी अब तक नहीं थमी है। व्यवस्था के लिए यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमें व्यवस्था बनाना खुद आता है। व्यवसायीकरण की वजह से आज संतों को भूमि आवंटन करने में इतनी देरी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज सारे महात्मा दर बदर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोई 15 दिन से परेशान हो रहा है, कोई 10 दिन से परेशान हो रहा है। ये सब कहाँ जाएंगे? तो भाई इतनी बड़ी भूमि प्रयागराज में, इतनी बड़ी भूमि है, इतनी जल्दी भूमि खत्म कैसे हुई? आवाज तो महात्माओं को जो देनी है, जिसको देनी है उसको दे नहीं रहे हैं, और जो दुकानें कट रही हैं उनको दे रहे हैं, तो ये महात्मा लोग कहाँ जाएंगे? ये अब गंगा जी के तट से ही मैं कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी का बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो कोई ना कोई उल्टे सीधे बयान लगातार देते हैं। उनको प्रयागराज की महिमा का, प्रयागराज की व्यवस्था का, प्रयागराज के जो श्रद्धालु आते हैं, कल्पवासी आते हैं, इस अनुष्ठान का उन्हें कोई अता पता नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध से भी फिक्र बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है इस वक्त। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर कल जो बड़ी घटना हुई, जो हमने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी, ब्रेक की थी, उसके विध्वंसक नतीजों के बारे में सोचकर जेलेंस्की के साथ ट्रंप भी भयभीत हैं। पुतिन के घर पर स्वॉर्म ड्रोन से अटैक की कोशिश हुई है। सोचिए, अपने घर पर हुए हमले से पुतिन नाराज बताए जा रहे हैं। रूस ने बदला लेने की बात कही है। डिफेंस एक्सपर्ट उस बदले की तासीर को बहुत घातक मान रहा है। इस ग्लोबल न्यूज में सबसे पहले फैक्ट और फियर वाला फैक्टर देख लेते हैं। फैक्ट यह है कि रूस के नोव्गोरोद में स्थित पुतिन के निजी आवास को अटैक करने की कोशिश की गई। फियर यह है कि रूस ने विध्वंसक जवाब देने की घोषणा कर दी है, लेवरोव ने कहा है, उनके विदेश मंत्री ने। फैक्ट यह है कि पुतिन के घर 91 स्वॉर्म ड्रोन से अटैक करने का प्रयास हुआ। सभी हमले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए, क्योंकि वहां पर पंतसीर और S-300 है। फियर यह है कि रूस अब जवाब में कीव पर मिसाइल, बम और ड्रोन की वर्षा कर सकता है। फैक्ट यह है कि पुतिन के घर पर यह हमला शांति प्रयासों के बीच हुआ है। फियर यह है कि बदले की आग नेटो देशों तक फैल सकती है, क्योंकि रूस शुरू से युद्ध भड़काने के लिए पश्चिम को जिम्मेदार मानता है। एक फैक्ट यह भी है कि यह हमला तब हुआ है जब यह नेगोशिएशन चल रहे थे, और फियर यह है कि पुतिन अब सारे नेगोशिएशंस को एक तरफ रखेंगे और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर बमबारी करके कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अब आपको बता दें, रविवार को ही इस युद्ध में शांति लाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उससे पहले जेलेंस्की ने कहा था पुतिन मर जाए तो अच्छा है। यह कहा था। फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो में बंद कमरे में 3 घंटे तक दोनों लीडर्स में वार्ता हुई, जिसके बाद कहा गया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मसौदा लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। इस मीटिंग से शांति की उम्मीदें जग रही थी, लेकिन बैठक के 24 घंटे बाद ही पुतिन के घर पर हमले का प्रयास हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए यूक्रेन को सीधे जिम्मेदार माना है। इस हमले को पुतिन पर जानलेवा हमला बताया गया है। रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के सबसे करीबी सिपहसालार सर्गेई लेवरोव ने कहा कि जवाबी हमले के लिए टारगेट तय कर लिया गया। रूस की जवाबी कार्रवाई का वक्त बीता है, जबकि यूक्रेन ने आरोपों का खंडन किया। इसे कीव पर बड़े अटैक करने के लिए रूस का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। रूस पर शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने का आरोप लगाया गया है। इस सब के बीच ट्रंप ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो इस हमले के बारे में सुनकर काफी गुस्से में दिखे। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के घर पर हमला करना ठीक नहीं है। उन्होंने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल नहीं देने के फैसले को भी सही बताया। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन ने
वल्दाई रेजिडेंस पर हमले की जानकारी देते हुए इसे यूक्रेनी अटैक बताया तो ट्रंप ने उनसे कहा कि वो खुद इस हमले से हैरान है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। पुतिन ने ड्रोन अटैक को आतंकी हरकत बताया, यह भी कहा कि वो जवाब जरूर देंगे। तो ट्रंप ने इस पर कहा कि दो देशों में युद्ध होना अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति के घर को टारगेट करना परेशान करने वाली बात है। पुतिन ने कहा कि रूस अपनी शांति वार्ता रणनीति की समीक्षा करेगा। तो जवाब में ट्रंप ने कहा कि इस हमले से ज़ेलेंस्की के प्रति अमेरिकी रवैये पर असर पड़ सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रंप ने यह सारी बात कही नेतन्याहू के बगल में खड़े होकर, जो उनसे मुलाकात करने कल पहुंचे थे। और नेतन्याहू के घर पर जब हमला हुआ था, याद होगा आपको ड्रोन अटैक, तो किस तरह नसरल्लाह और उसकी पूरी टीम को बंकर बस्टर बम से तबाह कर दिया गया था। पुतिन क्या करेंगे? यानी यूक्रेन ने हमला किया हो या नहीं, लेकिन अब वो ज्यादा नुकसान में जा सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस प्रतिशोध लेने को बेचैन है, तो दूसरी ओर ज़ेलेंस्की को ट्रंप से भी नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है। इस अटैक पर यह बारूदी न्यूज रही। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन के घर पर हुए हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी, कहा कूटनीतिक प्रयास ही संघर्ष खत्म करने का सबसे असरदार रास्ता है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वो ऐसे किसी भी कदम से बचे जो शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब आपको पुतिन के उस घर के बारे में विशेष जानकारी दे देते हैं जिसे टारगेट करने की कोशिश हुई है। देखिए, ध्यान से देखिए। पुतिन का घर नॉर्थ वेस्ट रूस के नोवगोरोड में वल्दाई लेक के पास है। वल्दाई रेजिडेंस यूक्रेनी फ्रंटलाइन से 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। वल्दाई रेजिडेंस नेटो देश एस्टोनिया से करीब 500 किलोमीटर दूर है। पुतिन वल्दाई रेजिडेंस में अधिकतर छुट्टी मनाने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि वो यहीं पर थे पूरे कोविड के दौरान भी, और उनके इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए पंतसीर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। कभी कभी जरूरी हुआ तो यहीं पर रहकर रणनीतिक बैठकें भी पुतिन करते हैं। पुतिन के वल्दाई आवास को स्टेट लेवल सिक्योरिटी हासिल है। पुतिन के वल्दाई रेजिडेंस के आसपास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। स्वार्म ड्रोन से जब अटैक हुआ तब वहां डिप्लॉय 13 पंतसीर डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिव हो गए। इसके अलावा एक S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए भी ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। लेकिन अब एक खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया नहीं रही। ढाका में आज सुबह उनके निधन की खबर आई। 80 वर्षीय खालिदा जिया लंबे समय से बीमार चल रही थी। वो 11 दिसंबर से वेंटिलेटर पे थी और तब से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उनकी पार्टी BNP ने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी है। पोस्ट में लिखा गया है कि BNP अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का सुबह 6 बजे फज्र की नमाज के ठीक बाद निधन हो गया। अल्लाह से उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने अपने सभी मैच टाल दिए। दुनिया भर से उनके लिए शोक संदेश आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए दुख जताया। दोनों की ये मुलाकात 2015 में ढाका में हुई थी। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के लिए उनके योगदान की तारीफ की। कल उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। संसद में उनकी कब्र बनाई जाएगी। उनकी अंतिम विदाई में विदेश मंत्री S जयशंकर हिस्सा लेंगे। सुपुर्दे खाक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। खालिदा जिया का जीवन संघर्षों के साथ विवादों से भी जुड़ा रहा। ये रिपोर्ट देखें। साल 1981, वो दौर जब खालिदा जिया के पति और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान की हत्या हुई। उनकी पार्टी BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी संकट के भंवर में फंस गई। उस वक्त अपने पति के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए खालिदा जिया राजनीति में एक्टिव हुई। उन्होंने BNP का नेतृत्व संभाला और जल्द ही देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियतों में उनकी गिनती होने लगी। वैसे 1971 के मुक्ति संग्राम के दौर से ही उनका नाम जाना जाने लगा था। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन्हें नजरबंद किया था। बाद में बांग्लादेश बना, जहां की राजनीति में उनके पति का रसूख था। भले ही जिया का साथ बीच में ही छूट गया, लेकिन खालिदा की हिम्मत नहीं टूटी। मुश्किल दौर में पार्टी की कमान संभालने के 10 साल के अंदर उन्होंने न केवल पहली महिला PM बनकर इतिहास बनाया, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता को भी साबित किया। उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को दिनाजपुर जिले में हुआ था। वह 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। पहली बार 1991 से 1996 तक वो कुर्सी पर रही।
दूसरी बार उनका कार्यालय 1 महीने से भी कम रहा। वो 30 मार्च 1996 से 23 जून 1996 तक प्रधानमंत्री रही और फिर 2001 से 2006 तक वो सत्ता में रही। खालिदा का दूसरा और तीसरा कार्यकाल विवादों में रहा। 1996 में सभी दलों के बहिष्कार के बीच हुए चुनाव में वो 300 से 278 सीटें जीत गई, जिसके बाद अवामी लीग सड़कों पर उतर आई थी। तब खालिदा जिया ने कार्यवाहक सरकार का सिस्टम शुरू करके इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में वो चुनाव हार गए। उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, क्योंकि तब उन्होंने जमात जैसे कट्टरपंथी पार्टियों से गठबंधन किया था। उन्हें 2/3 बहुमत तो मिल गया, लेकिन काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। तीसरा कार्यकाल उनका आखिरी कार्यकाल साबित हुआ। उनकी राजनीति में यहीं से ढलान शुरू हुई और शेख हसीना ने उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया। खालिदा जिया 2018 से जेल में थी। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा सुनाई गई। शेख हसीना के कार्यकाल में वर्षों तक उन्हें नजरबंद रखा गया, लेकिन इस बीच बांग्लादेश से एक चिंताजनक खबर। अपडेट यह है कि वहां एक और हिंदू युवक की हत्या हो गई है। मैन मनसीर जिले में नोमान मियां नाम के शख्स ने 40 साल के बिजेंद्र विश्वास को मार डाला। बिजेंद्र और नोमान एक फैक्ट्री में काम करते थे। बीते 12 दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से तीसरे व्यक्ति की हत्या। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बताया है कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अब $4.18 ट्रिलियन की हो गई है। माना जा रहा है कि भारत 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें बजट और प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया है। पीएम मोदी ने 2025 को सुधारों का साल बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को रफ्तार मिली है। रक्षा मंत्रालय ने आज 4,666 करोड़ रुपए के 2 बड़े रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारतीय सेना और नौसेना के लिए 2,770 करोड़ रुपए की लागत से 4,25,000 आधुनिक CQB कार्बाइन खरीदी जाएंगी, जो नजदीकी लड़ाई में जवानों को मजबूती देंगी, जबकि नौसेना को घातक टॉर्पीडो मिलेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक कुल 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा समझौते हो चुके हैं। चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने मंदिर वाला दांव खेलते हुए बंगाल में महाकाल मंदिर बनवाने का प्लान बताया। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं। TV9 के सवाल पर उन्होंने कहा कि ममता ने मंदिर बनाने में देरी कर दी। TMC मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, इस लिहाज से इस मीटिंग के राजनीतिक मायने काफी निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर पुलिस ने सफाई दी है। पुलिस के मुताबिक ये नस्ली टिप्पणी विवाद में मर्डर का मामला नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट के कारण मारपीट हुई है। चकमा की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL दायर की गई है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों और दूसरे सीमावर्ती इलाकों के नागरिकों के खिलाफ नस्ली भेदभाव और हिंसा को रोकने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश की गई है। इस दौरान मौके पर DM और SP के साथ 8 थानों की पुलिस मौजूद रही। अधिकारियों की टीम ने के साथ पुलिस और PSC के ने मार्च भी किया है। पुलिस के मुताबिक कब्रिस्तान में कई जगह अवैध निर्माण की खबरें आई थीं, जिसके बाद पैमाइश कार्रवाई की गई। TV9 भारतवर्ष पर खबर दिखाए जाने के बाद लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास 71 भेड़ों की रहस्यमय तरीके से मौत मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही 10,000 रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। भेड़ मालिकों का आरोप है कि 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन कार्यक्रम में फेंका गया खाना खाने से उनकी भेड़ें मर गईं। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डोडा, किश्तवाड़ समेत अलग अलग इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। ड्रोन और थर्मल कैमरों से भी नजर रखी जा रही है।